आपको एक डायग्राम नजर आएगा बच्चों। आई वांट कि आप लोग भी अपनी कॉपी में इसको बना लें। एंड दिस डायग्राम focuses a business organization titled as SM Limited, a public limited company. They are going to open a new office at New York, and for such purposes they seek your help to estimate the manpower requirements, proper system of hiring, giving them इंडक्शन। वो इंडक्शन कुकर नहीं, जब वो आए पहली बार तो उनको इंट्रोड्यूस कैसे कराना है। देन असाइनमेंट ऑफ जॉब रोल्स, ट्रेनिंग एट द बिगनिंग एंड कंटिन्यूअसली, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू बी कंडक्टेड, salary and incentives to be given, etc. इस सारे काम के लिए आपकी हेल्प ये कंपनी लेना चाहती है चिल्ड्रन। तो आपको इस कंपनी को क्या बोलना पड़ेगा? आपको इस कंपनी को बोलना पड़ेगा कि सर की स्टाफिंग की क्लास कर लो, तो सब कुछ पता लग जाएगा। हमारा अगला चैप्टर जो है सीक्वेंस में चिल्ड्रन, दैट इज स्टाफिंग। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन। चलिए तो झटपट इसे कॉपी कर लें। तो लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन। होता क्या है स्टाफिंग भाई? पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम टू डू द राइट वर्क सो एज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सर ये दो बात हम रट लिए हैं, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये हर जगह लिखना है हमको। समझ में आ गया? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? स्टाफिंग। कभी आपने कोई मूवी देखी हो जहां पे थोड़ी बॉर्डर पे लड़ाई वड़ाई चल रही हो तो लोगों को अलग अलग टोलियों में एलोकेट किया जाता है ना? yes. तो वो भी एक तरह का स्टाफिंग ही होता है। समझ में आ गया? बट स्टाफिंग बच्चों बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। ये जितनी बातें मैंने आपको समझाई थी, जितनी आपको यहाँ पे बच्चों नजर आ रही थी, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट स्टाफिंग चिल्ड्रन। ये पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। क्या ये? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है सिर्फ। खोपड़े में बात गई। तो कंपनीज आती हैं कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए, जो बच्चा जिस पर्पस के लिए फिट होता है वो उसको उस डिपार्टमेंट में जॉब देते हैं। तो दिस सिंपल स्मॉल प्रोसेस इज स्टाफिंग। अब इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, प्रमोशन है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट है, कोई नई चीज आ गई उसको उस पर ट्रेन करना है, ये सारी चीजें मिला देंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? इज दैट अंडरस्टूड वेल? समझ गए? चलिए। सो पुटिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब बच्चों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात होती है तो फंक्शनल और डिविजनल दोनों की बात हो रही है। आई रिपीट, फंक्शनल डिविजनल दोनों की। तो टाटा का ताज होटल हॉस्पिटैलिटी डिवीजन और टाटा का पैसेंजर कार्स टाटा कार्स इज ऑटोमोबाइल डिवीजन, दोनों में मैनेजिंग डायरेक्टर का रिक्रूटमेंट होना है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग बेसिकली। समझ में आ गया? तो आपने देखा होगा आपके स्कूल में हर साल नए टीचर्स आते होंगे, कुछ रिटायर हो गए तो चले गए,
कुछ त्रस्त हो गए तो नौकरी छोड़ के चले गए। इज दैट क्लियर? सो जब नए आए तो आपस में बच्चे डिस्कस करते हैं ये कौन है, ये सो कॉल्ड अभी रिक्रूट हुए हैं, मतलब इनका स्टाफिंग हुआ है। समझ में आ गई बात? अब बच्चे पूछेंगे सर रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग में क्या फर्क होता है? अगेन जैसे मैंने बताया, सबसे ऊपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका एक आर्म है, एक विंग, एक लेग है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर आता है रिक्रूटमेंट। पीपल मस्ट हैव सीन दैट अक्षय कुमार मूवी स्पेशल 26, नहीं देखी? अच्छा चलिए देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। उसमें अक्षय कुमार चाहता था बचपन से कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा, और बेचारा नहीं बन पाता गवर्नमेंट के रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से। तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला जाता है और वो फर्जी इनकम टैक्स रेट डालता है और लोगों से सामान चोरी करता है। फर्जी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, किसी दुकान पे चले गए, रेट डाली और वहां से सामान हड़प लिया। और ऐसा सही में बच्चों 70s और 80s में बहुत होता था, क्योंकि उस क्या हुआ, लोग आईडी प्रूफ मांगते थे। आईडी बनने में कितना टाइम लगता है, 25 रुपए में आईडी कार्ड बन जाता है। समझ में आ गया? तो उस जमाने में तो भाई क्रॉस चेक भी होता था, आज कोई क्रॉस चेक है ही नहीं। और लोग इतना डरते थे टैक्सेशन ऑफिसर से, उनके वैसे ही हाथ पैर फूल जाते थे। इवन आज भी अगर किसी बाजार में इनकम टैक्स रेट पड़ जाए, दो चार अगल बगल वाले दुकानदार दुकान बंद करके भाग जाते हैं। तो स्पेशल 26 मूवी में दिखाया गया है। तो वो 26 लोगों को रिक्रूट करता है, वो जाता है न्यूज़पेपर एजेंसी, एक एडवर्टाइजमेंट देता है और लोगों को बताता है कि हम एक गवर्नमेंट एजेंसी है और हम आपको नौकरी देंगे और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी मिलेगी, तो हम आपको रिक्रूट करके ट्रेनिंग वगैरह दिया करेंगे। तो बढ़िया हाई फाई ताज टाइप होटल में मुंबई में उनकी मीटिंग होती है, एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, जो लोग ठीक ठाक लगते हैं उसमें से 25-26 लोगों को हायर किया जाता है। ये बात ओरिजिनल पुलिस डिपार्टमेंट को पता लग जाती है, तो एक दो अपने लोग उसके अंदर डाल देते हैं ताकि उनको पता लगता रहे कि इनका प्लान क्या है। और लास्ट में वो दिखाता है कि आपको एक बस से ले जाया जाएगा और आपको मॉक ड्रिल करवाई जाएगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको बोलते हैं, एक्चुअल आपको ट्रेनिंग दी जाएगी रेड कैसे मारनी है। तो एक ले जाते हैं उसको सुनहरे की दुकान पे, ज्वेलरी शॉप पे। समझ में आ गया? अब जिनके पेरेंट्स का ज्वेलरी बिजनेस हो वो डरे ना। और वहां पे बड़ा सा शोरूम होता है, जाके बोलते हैं कि भाई हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, फोन उनकी तार काट देते हैं, उनके घर और भी चले जाते हैं और लूटपाट मचा के भाग लेते हैं। गॉट इट क्लियर? तो वो पूरी मूवी में आपको ये स्टाफिंग नजर आ जाएगा कहीं ना कहीं। देख लीजिएगा मूवी थोड़ी सी। हाँ भाई चले आगे, चले भाई आगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग चिल्ड्रन? इंपॉर्टेंस है कि भाई लोग शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षा मिल जाएगी थोड़ी सी। जब भी वैकेंसी खाली होगी, हमें काम करवाने के लिए लोग चाहिए, उस तो कॉल्ड गैप को फिल करना पड़ेगा। 5 लोग बैंक की ब्रांच में जॉब कर रहे थे, रिक्वायरमेंट 8 लोगों की है, तो वील हायर 3 मोर। अब 8 हो गए, एक रिटायर कर गया 2 साल बाद, तो अब एक की भर्ती और हो जाएगी। बट क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इतना फ्रीक्वेंटली भर्ती होती है? नो। क्यों? क्योंकि उनका जो एचआर डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स, बड़ा ही बर्बाद है। अभी मेरे घर के बगल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है, मैं वहां गया था पासबुक अपडेट कराने मम्मी के प्रोविडेंट फंड अकाउंट की। बेचारा एम्प्लॉय बड़ा परेशान था, तो मैंने समझा उसका परेशानी का कारण, पूछा नहीं। तो आई फाउंड चिल्ड्रन की काउंटर्स तो ढेर सारे थे, बट स्टाफ सिर्फ चपरासी मिला के 4 थे। एक मैनेजर साहब, एक वो असिस्टेंट मैनेजर, और एक वो सो कॉल्ड बैठे थे अपने कैश काउंटर में, वही कंप्यूटर का भी काम मैनेज करते थे। तो मैंने कहा भाई ब्रांच में तो कम से कम 10 लोग की रिक्वायरमेंट है और आप 3 ही हैं, कह रहे हैं आज 1 लोग छुट्टी पे हैं, तब भी 6 की तो शॉर्टेज है। तो मैंने पूछा, थोड़ी जान पहचान निकल आई कि भाई लोग क्यों नहीं हायर हो रहे हैं। कह रहे सर हमारी ब्रांच में 6 गायब है, किसी में 2 गायब है। तो भाई पहले सबका डेटा जाएगा, कितने गायब हुए, गायब इन द सेंस रिटायर हुए, कितने लोग बीच में वीआरएस लेते हैं, जॉब छोड़ देते हैं। बट अगर सिस्टम स्ट्रांग हो, भाई पता तो है कौन रिटायर हुआ, कौन रिटायर होने वाला 2 महीने पहले ही पता लग जाएगा। 2 महीने क्या, जिस दिन वो जॉब ज्वाइन करता है उस दिन पता होता है कि वो कब रिटायर करेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम इतना बढ़िया होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता, रिलायंस में, एचडीएफसी बैंक में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। सारा चीज बहुत बढ़िया से ऑटोमेटेड है। बट क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू वैकेंसीज फिल होती हैं, तो भाई हर ब्रांच अपना डेटा भेजे, हमें कितने इंप्लॉयज चाहिए, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उस डेटा को एनालाइज करेगा, क्रॉस चेक करेगा, फिर ये देखेगा कि भाई इसकी हायरिंग कैसे कराई जाए। फिर किसी एजेंसी को ढूंढेंगे, ठेका देंगे उसको कि भाई तुम 440 बैंक में इस लेवल के एम्प्लॉयज ढूंढो। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? फिर लोगों को नौकरी दी जाएगी। वेयर एज एचडीएफसी बैंक में जब कोई रिटायर होता है तो पहले से पता रहता है, तो हम किसी पर्टिकुलर सीनियर ऑफिसर को, जो ब्रांच हेड था, ब्रांच मैनेजर, वो रिटायर होने वाले 3 महीने बाद, हमें पता है, तो किसी एक को सेलेक्ट कर लिया कि भाई अब तुम 3 महीने बाद ब्रांच मैनेजर के जॉब पे आ जाओगे। उसकी जगह पे जो वैकेंसी खाली हुई
ऑफिस के लोगों से ही बोलते हैं, भाई कोई जान पहचान वाला एमबीए किया हुआ, पढ़ा लिखा, हैंडल कर लेगा काम को, एक्सपीरियंस है, उसको ले आओ। लोकली जो हेड ऑफ द सिटी होगा, क्लस्टर हेड या लेट अस से ब्रांच हेड या जोनल हेड, वो उसका एक फॉर्मल इंटरव्यू ले लेंगे, वो रिपोर्ट लगा देंगे और जॉब तुरंत उसको मिल जाएगा। इसीलिए इन बैंक्स में काम फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर फिलिंग में कोई भी डिले नहीं होता। आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए। स्कूल नोज कि इस पर्टिकुलर 31 मार्च को 4 टीचर रिटायर होंगे, तो क्या स्कूल उसके बाद सोचेगा कब टीचर रखना है? नो, स्कूल 2 महीने पहले ही हायर कर लेता है और उस एम्प्लॉय को बोल देता है भाई 1 अप्रैल से आपकी ज्वाइनिंग होगी, अभी हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, बट आपको आना कब से? 1 अप्रैल से। इज दैट क्लियर? और अगर वो एम्प्लॉय बोले नहीं भैया मेरे को तो आज ही नौकरी चाहिए, तो भाई जय माता दी। इज दैट अंडरस्टूड? इंप्रूव द मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, ये कैसे इंप्रूव होगा? हम उनको ट्रेनिंग देंगे, नई नई चीजों पे उनको ज्ञान देंगे कि आप नई चीजों को जब सीख जाएंगे और आपका आउटपुट बढ़ेगा तो आपका इंसेंटिव बढ़ जाएगा। तो जब आप एम्प्लॉय को एक लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे भेजते हैं तो आप प्रमोशन कर रहे हैं, और जब हायर पोजीशन से लोअर पे भेजते हैं तो डिमोशन कर रहे हैं। ये भी स्टाफिंग का ही पार्ट होता है। पुटिंग अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय फ्रॉम अ पोजीशन टू सम हायर पोजीशन, दैट इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग बेसिकली। तो स्टाफिंग का मतलब ये नहीं कि कंपनी में नौकरी मिल गई, एम्प्लॉय से रिलेटेड कहीं पे भी अगर हम उसको भेज रहे हैं, अब टूर पे भेजना स्टाफिंग नहीं होता है, एक पर्टिकुलर जॉब से दूसरे जॉब पे, लोअर जॉब प्रोफाइल से हायर जॉब प्रोफाइल पे, वर्टिकल मूवमेंट या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, सब कुछ स्टाफिंग होता है। की टू इफेक्टिव ऑफ अदर फंक्शन, अगर आपका स्टाफिंग ही ठीक नहीं है, क्या आपकी प्लानिंग चल पाएगी? नो। क्या आप कंट्रोल कर पाएंगे एम्प्लॉय के फंक्शंस को? नो। तो स्टाफिंग जब तक नहीं होगा या कोई भी फंक्शन नहीं होगा, तब तक पूरा मैनेजमेंट ठीक से काम करेगा ही नहीं। सपोज मेरे को आपने हेड बना दिया, मेरे अंडर में 12 लोग होने चाहिए, काम कर रहे हैं सिर्फ 7 लोग, कितनी शॉर्टेज है? 5। क्या मैं सही डायरेक्शन दे पाऊंगा? नहीं, बिकॉज पर्सन नहीं तो मैं डायरेक्शन किसको दूंगा? पीपल विल बी रिक्रूटेड एंड पुट एट प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं चिल्ड्रन आपको। यूपीएससी नाम तो सुना ही होगा। अब यूपीएससी में जो चिल्ड्रन अराउंड टॉप 74-75 कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं, इनके पास चॉइस होती है, ये आईएएस केडर में जाना चाहते हैं या आईपीएस लेना चाहते हैं या आईएफएस लेना चाहते हैं। आईएएस इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। बेसिकली एग्जाम का नाम क्या होता है? यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। समझ में आ गया? और ढेर सारी सरकारी वैकेंसीज इससे फिल होती हैं। तो जैसे पिछले साल ही जो 2023 का एग्जाम था, 1023 या 1035 कुछ सीट्स थी। अब उसमें टॉप 74-75 कैंडिडेट जो टॉप आएंगे, उनके पास चॉइस होगा, वो जो चाहे वो ऑप्शन ले सकते हैं। मेरे चपरासी बना दो, उसमें घूस बढ़िया मिलती है, ऑब्वियस सी बात है। सिविल सर्विसेज का टॉपर चपरासी की नौकरी नहीं मांगेगा। तो मान लीजिए जैसे मेरी स्टूडेंट है वर्दा खान, तो शी स्टूड एट AIR 18। तो मैंने उससे बोला कि भाई तुम तो आईपीएस के लिए भी जा सकती हो। भाई भोकाल तो आईपीएस में रहता है, बढ़िया वर्दी गाड़ी और वगैरह वगैरह, ठाए ठाए फाए, घर में बच्चे बात नहीं मान रहे तो लगा दो दाएं दाएं बगल बगल दो। समझ में आ गया? मजाक की बात अलग है। तो आई टोल्ड कि भाई चलो व्हाई नॉट गोइंग फॉर आईपीएस। कह रही सर बड़ा झमेला है सर, कौन चोर चाहिए लोग को क्रिमिनल्स के साथ डील करेगा। मैंने कहा आईएएस। अब आईएएस कौन होता है? पहली पोस्टिंग बच्चों एसडीएम या डीएम की होती है, पता है? एसडीएम या डीएम, डीएम समझते हैं? डीएम की तो नहीं होती क्या, एसडीएम की होती है। कौन होता है एसडीएम? अरे डीएम इज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसडीएम कौन होता है? सीनियर डीएम, स्टेट डीएम। समझ आ गया? उसका डेप्यूटी होता है एक्चुअली में। समझ में आ गया? तो एसडीएम, और साल 2 साल 3 साल में अगर आपका काम वगैरह ठीक रहा, आपने बहुत भयंकर एरिया को सुधार दिया, तो यू विल बी प्रमोटेड टू अ डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और बढ़िया बढ़िया पोर्टफोलियो मिलता है। बट अगेन आप वेरी क्लोज टू द मिनिस्टर्स होते हैं, तो थोड़ी मिनिस्टर्स की सुननी ज्यादा पड़ती है। तो शी सेड सर आई विल बी गोइंग फॉर आईएफएस। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो डे 1 उसको एम्बेसडर नहीं बना देंगे, अभी तो एज कम है ना भाई। हाँ, 2-3-4 साल में डेप्यूटी एम्बेसडर तक वो चले जाएंगे। समझ में आ गया? अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने यूपीएससी क्वालिफाई किया, प्रायर टू दैट उसने बीकॉम ऑनर्स किया, ये कॉनर्स हो गया ऑनर्स की जगह, और साथ ही साथ उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी क्लियर कर ली। अब उसको क्या लग रहा है, क्या मैं ये आईएएस में नेताओं के चंगुल में रहूं, आईपीएस में, व्हाई नॉट गो फॉर टैक्सेशन? तो वो चूज कर लेगा आईआरएस। क्या चूज कर लेगा?
इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। 5-6 साल काम कर लीजिए, इनकम टैक्स कमिश्नर तक आप पहुंच सकते हैं। इज दैट क्लियर? स्टार्टिंग में थोड़ा लोअर प्रोफाइल रहता है, चपरासी का प्रोफाइल नहीं होता है, और अगर ठीक ठाक बहुत बढ़िया काम कर लिया बच्चों तो यू कैन गो अप टू द पोजीशन ऑफ फुल स्लीव शर्ट, फाइनेंस सेक्रेटरी। आप सीधे फाइनेंस मिनिस्टर को एडवाइस करेंगे और आपका 1 रुपए के नोट पे साइन भी होगा। खोपड़े में बात गई। खैर पढ़े लिखों की बातें मैं कर रहा था, सब बच्चे तो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं भाई। नहीं सर इतना ना हो पाएगा सर हमसे, बहुत टफ है सर, बहुत टफ। ये उतना ही टफ है जितना बचपन में दूध की बोतल से दूध पीना था। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। उतना ही टफ है जितना अपनी गलती छुपाने के लिए अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, तो खैर टफ कुछ नहीं होता है, कोई ऊपर से रंगा पुता के नहीं आते हैं, सिर्फ एक सो कॉल्ड डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। अब जो अव्वल दर्जे के घूसखोर होते हैं वो सब यहाँ ना जा पाएंगे, वो कहेंगे हम चपरासी बनेंगे, बस फाइल पास करें घूस बढ़िया मिलेगी। वो आईएएस में AIR बन लेगी, चपरासी बनेंगे। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि फितरत वैसी है। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया? तो भाई जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपकी टॉप 5 रैंक थी और आपने काम को IRS चाहिए, इंटरव्यू बोर्ड क्या बोलेगा? 12वीं फेल मूवी आपने देखी है ना, उसको फिर से देखिएगा, फेल मत हो जाइएगा 12वीं में। पापा कह इस बार 12वीं फेल होना है हमको, क्योंकि जब तक 12वीं नहीं फेल होंगे कोई होने नहीं वाला है। ओके, तो उसको तो पता नहीं था बेसिकली, आपको तो सुपर अवेयरनेस है। तो वहां पे इंटरव्यू कोड आपसे बोलेगा भाई आपके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, आपने बीकॉम किया, CA किया, 1-2 साल बढ़िया कॉर्पोरेट्स में नौकरी भी की, क्यों आप IAS या IPS की तरफ जा रहे हैं? गो टूवर्ड्स IRS। यहां पे आप देश को सर्व बेटर कर पाएंगे। समझ आ गया? अब पता लगा लड़का चंबल का रहने वाला है, उसके दादाजी के दादाजी के दादाजी डाकू भी हुआ करते थे, तो उससे कहेंगे तुम बेटा IPS चलो, तुम्हारे खून में है गोली बंदूक, तुम IPS के लिए एकदम फिट कैंडिडेट हो। समझ में आ गई बात? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? स्पेशलाइजेशन। जैसे मेरे को दिव्य शक्तियां नहीं है मेरे अंदर एटम मॉलिक्यूल को देख पाने की, तो मैंने 11वीं में तलाक ले लिया केमिस्ट्री से। समझ में आया कि नहीं आया? बट मैथ्स कहती थी हमें मानो, हमें क्या माने, तुम्हें औकात क्या, तुमको क्या माने? उसे मानना पड़ता है, लेट द नंबर बी एक्स। 1-2 बार वो सवाल किए, पिताजी की एज, बच्चे की एज किया होगा, 1-2 बार तो ऐसा आंसर निकल गया कि बच्चा 30-35 साल का, पिताजी पैदा ही नहीं हो पाया अभी तक। तो मैंने सोचा ये भी ना हो पाएगा हमसे, तो भाई जिसमें सो कॉल्ड अर्थमेटिक लगती है वो पढ़ लेते हैं। तो फिर चले आए चुरमुरे के साथ, मतलब कॉमर्स स्ट्रीम में। ह्यूमन इंपॉर्टेंस, खोपड़े में बात गई। इफ यू आर हायरिंग अ कैंडिडेट एंड दैट कैंडिडेट बीइंग अ फीमेल, तो आप नहीं चाहेंगे एज अ सीनियर सो कॉल्ड HR मैनेजर कि आप इसे फील्ड जॉब के लिए हायर करें। यू वुड बी कीपिंग दैट पर्सन फॉर एन ऑफिस जॉब। नहीं समझ में आया? क्यों? हमारे देश में थोड़ा ऐसा माना जाता है, बुरा मत मानिएगा भैया, रिकॉर्डेड क्लास में बात कर रहा हूं, मम्मी तक वीडियो मत पहुंचाइएगा, कि जो फीमेल्स होती है थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड होती हैं। पता लगा कंटा पंटा मार दे कस्टमर को अगर पेमेंट डिले हो गया तो, इसलिए बोला जाता है देवी जी आप ऑफिस में बैठिए, आप यहाँ के चामुंडों को झेलिए, हम बाहर लड़का भेज रहे हैं पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। इसलिए ज्यादा सीनियर पोजीशंस पे ऑफिस जॉब पे लेडीज को हायर किया जाता है, और उनके नीचे 3-4 चपरासी वगैरह दे दिए जाते हैं, शांत छोटा भीम शांत। समझ में आ गई बात? और लड़के तो होते ही लोफर हमारा खच्चर टाइप के हैं, जाओ तुम जाओ जाओ बाजार में जाओ, तुम यहाँ ऑफिस में बैठो, तुम्हारा काम बाजार में है। समझ में आया? लोग मेरे से कुछ और आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लड़की है, देवी की मूरत है, वो सब गया जमाना, ये सब गया। मम्मी का आप एक कंटा आप खा लीजिए, पापा खा लीजिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कौन दबंग ज्यादा है। आंसर मम्मी होगा। सोचती नहीं ना मारने से पहले, पापा सोचते हैं कुछ हो गया तो अस्पताल जमा कराना पड़ेगा, मतलब एडमिट कराना पड़ेगा, मम्मी कुछ नहीं सोचती। लड़कों के लिए एक बार सोच भी ले, बहू आएगी, भाग गया तो बहू कैसे आएगी। लड़कियों समझ लीजिए एकदम, लड़की और माँ का रिश्ता कैसा है, जैसे अलकायदा और US FBI, नहीं क्या था वो, कौन सा US का डिपार्टमेंट, FBI, सॉरी FBI। तो माँ और बेटी का रिश्ता एकदम FBI और अलकायदा की तरह रहता है। बट जब सो कॉल्ड लड़कियों के अंदर अकल आ जाती है तो भैया लैंडलाइन फोन पे 4,000 का अगर बिल है तो 3,999 रुपए की बात माता जी ने अपनी बिटिया की है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन इंपॉर्टेंस समझ गए, कौन किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है? असिस्ट इन कॉम्पीटिंग। सर ये कैसे? जब आपको लग रहा है कि आपके लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो आप बाहर से नए एम्प्लॉय को ले आइए, इंटरनल रिक्रूटमेंट मत करिए। उसको समझ में आ जाएगा कि अगर हम ठीक से काम करेंगे तभी हमको अपग्रेड किया जाएगा, वरना अपग्रेड नहीं किया जाएगा। तो सारे इंपॉर्टेंस नटशेल में सबको समझ में आ गए? सबने लिख भी लिए हैं?
चलिए, तो सबसे पहला लिख लीजिए बच्चों, स्ट्रक्चर फिलिंग क्या होता है भाई? नीड टू फिल द वैकेंसीज, जॉब पोजीशंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। तो आपके घर में जब झाड़ू पोछे वाली भाग जाती है तो मम्मी किसी और को हायर करती है। व्हाट शी इज डूइंग? स्ट्रक्चर फाइलिंग। समझ में आया कि नहीं आया? झटपट कॉपी करें बच्चों। चलते हैं आगे, चलन। इंप्रूव द मोरल, क्या करें? मॉरल साइंस की क्लास करवा दें ना? मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था ना, इंप्लॉय को इंसेंटिव देना है, सैलरी देनी है। अगर बढ़िया काम करेगा तो हम उसको प्रमोट भी कर देंगे। जब आप उसको प्रमोट करेंगे बच्चों तो उसका मोरल इंप्रूव हो जाएगा। जब आप क्लास में कुछ अच्छा करते हैं तो टीचर क्या बोलता है? बहुत देखें तुम्हारी तरह, ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है? नालायक पढ़ता तो है नहीं, जवाब कैसे दे दिया? फिर पता लगा बगल वाला बोला था। तो इससे क्या होता है? बगल वाले को मोरल बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई। तो मैंने पहले दिन अपने अकाउंटेंसी के टीचर से, 9 अगस्त को मेरा बॉयज स्कूल में एडमिशन हुआ था, बड़े बढ़िया टीचर थे हमारे, मिस्टर मुस्तफा, अच्छी अकाउंटेंसी पढ़ाते थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, सर क्रेडिट में सीआर आता है तो डेबिट में डीआर क्यों आता है? कह रहे गेट आउट ऑफ द क्लास। और उसके बाद से उनके सारे सवालों का यही जवाब होता था। बाकी क्लास का मोरल बढ़ गया, दूसरा बाहर सुता गया है ना, इसलिए। तो मोरल वर्ड का मतलब समझ में आ गया चिल्ड्रन? आपके अंदर की शक्ति, इनर सो कॉल्ड फीलिंग दैट मेक्स यू और गिव्स यू एन अर्ज, एंथुजियाज्म टू डू समथिंग बेटर। बेटर का मतलब ये नहीं कि डस्टर खींच के मार दो बोर्ड पे। ओके, सो अप्रेजल क्या होता है? तारीफ करना, अपलॉड करना। फेयर रेम्युनरेशन का मतलब बच्चों, आपने सुना होगा, लेबर जब सो कॉल्ड कोई मेल पर्सन होता है तो उसको ज्यादा वेजेस मिलती हैं, फीमेल पर्सन को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट किया जाता है हमारी कंट्री में। ऑफिसेज में भी अप टू अ लार्ज एक्सटेंट ऐसा चलता है। क्या लगता है ये जो चिंदी चोर टाइप के एम्प्लॉयर होते हैं ये सब काम करते हैं कि लेडी है तो भाई इसका हस्बैंड तो कहीं ना कहीं कमा ही रहा होगा पैसा, तो थोड़ा कम सैलरी भी देंगे तो वहां बोल देंगे। बट मेल पर्सन है, उसके कंधों पे शर्ट हो चाहे ना हो, बट परिवार की जिम्मेदारी है तो उसको सैलरी थोड़ी ज्यादा दो। तो ऐसा अनफेयर सिस्टम जरूर चलता था। बट यहाँ पे अगेन आपको हेनरी फेयोल्स आपकी याद आ गई होगी चिल्ड्रन, फेयर रेम्युनरेशन उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल का जो एम्प्लॉइज का मोरल डायरेक्टली बूस्ट कर सकता है? इट इज फेयर रेम्युनरेशन। शापोफाइड एवरीबॉडी? ऋषि, तुषा जी, वाना जी लिख लिया? यस लिख लिया बच्चों? शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलिए, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। अगर आपने रिक्वायर्ड मैन पावर लोगों को दी ही नहीं बच्चों, क्या यूनिटी ऑफ कमांड ठीक से काम करेगा? नो। 4 सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए थे 2 सुपीरियर्स के ऊपर, सॉरी नीचे, बट आपने सिर्फ 2 ही सबऑर्डिनेट दिए। तो सबऑर्डिनेट के ऊपर काम ज्यादा होगा, सुपीरियर का बर्डन ज्यादा होगा, बट आउटपुट वो नहीं दे पाएगा। सो हम यहां पे अगर ठीक से स्टाफिंग नहीं करेंगे, ठीक से लोगों को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मैन पावर प्लानिंग अगर नहीं करेंगे, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमने सोचा है वो अचीव नहीं हो पाएगा। फंडामेंटल इज क्लियर? झटपट लिख लें बच्चों। यस सर ये पॉइंट सबको समझ में आ गया भाई? चलो, स्पेशलाइजेशन चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया था अभी अभी, इफ अ पर्सन इज स्पेशलाइज्ड इन एनी पर्टिकुलर वर्क एरिया। आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आपके स्कूल में कोई इंटर स्कूल कंपटीशन है, किसी की टाइपिंग स्किल्स अगर बहुत अच्छी होंगी तो उसको पार्टिसिपेंट्स का नेम, इवेंट नेम एंड ऑल दैट उसके डेटाबेस का काम दे दिया जाएगा। किसी की पावर पॉइंट या डिजाइनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो उसको बोलेंगे कि भाई एक बैकड्रॉप बना दो या पीपीटी बना दो। और किसी बच्चे को गाना बहुत अच्छा गाना आता है तो उसको ग्रुप सॉन्ग में ले लेंगे। सेम इज द केस हेयर एज वेल चिल्ड्रन। हम अपने रूटीन जॉब को तो इग्नोर करेंगे भाई, उसके लिए तो कोई भी मिल जाएगा। स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए वी नीड अ स्पेशलाइज्ड पर्सन बेसिकली। तो मान लीजिए कि हमारे बिजनेस में, ऑटोमोबाइल कंपनी में एक डिजाइन डिपार्टमेंट है। अब डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए आप जो पर्सन लेके आएंगे वो भाई एनआईएफटी से लेके आएंगे। कहां से? एनआईएफटी से। और हमें ऐसा स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए जो बीटेक भी हो और एनआईएफटी से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम किया हो। और बीटेक अगर ऑटोमोबाइल में हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें उससे कपड़े डिजाइन नहीं करवाने, हमें उससे घर की इंटीरियर डिजाइनिंग या होटल की या बैंक्वेट हॉल की इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं करवानी है। तो हमें बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एनआईएफटी अगर मिल जाएगा तो हम उसको हायर कर लेंगे। बट अगर ताज वाले अपने लिए डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए या आपकी डिपार्टमेंट के लिए कोई पर्सन चाह रहे हैं
तो वो NIFT के पीजी को तो लेंगे ही लेंगे, बट वो कोशिश करेंगे कि बीटेक या बी आर्क मिल जाए। बी आर्क जानते हैं क्या होता है? बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन सिविल आर्किटेक्चर, वो जो घर वर नहीं बनवाते लोग, तो इनको बीटेक आर्किटेक्चरल भी बोलते हैं और बी आर्क भी बोलते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो हम बी आर्क विद NIFT वाले को हायर कर लेंगे। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? मान लीजिए टाटा वालों को अपने लीगल डिपार्टमेंट के लिए कोई पर्सन चाहिए, उन्हें CA विद LLB मिल रहा है, उन्हें CS विद LLB मिल रहा है, तो किसको हायर करेंगे? CA विद LLB को ले लेंगे। वो टैक्स के मैटर्स भी देख लेगा और लीगल मैटर्स भी देख लेगा। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है। तो एज ऑफ टुडे रूटीन जॉब के लिए आदमी नहीं चाहिए, उसके लिए AI है हमारे पास, उसके लिए मोटर है, मशीन है, सब कुछ है। वी नीड स्पेशलाइज्ड पर्सन। अभी भी नहीं समझे बात को? और यही रीजन है कि मैक्सिमम इंजीनियर्स हमारे देश में आजकल जॉबलेस हैं, क्योंकि मैक्सिमम काम तो मशीन कर देगी, कंप्यूटर कर देगी। जब से ये AI वगैरह आ गया, हमको इतने कंप्यूटर कोडर्स की भी जरूरत नहीं है। हमको स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए जो कोडिंग में फॉल्ट ढूंढ पाए। आई रिपीट, कोडिंग में फॉल्ट। कोडिंग तो AI कर देगा, कोडिंग AI, फॉल्ट एडिटिंग ये वाला पर्सन चाहिए, और दिस पर्सन हैज टू बी वेरी 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 स्पेशलाइज्ड। गॉट इट क्लियर? थोड़ा सा कॉमन सेंस ले लीजिए। एक जमाना था जब लोगों की तबियत खराब होती थी, खांसी जुकाम होता था, भागे भागे डॉक्टर के पास जाते थे। आज अगर घर में किसी को हार्ट की भी प्रॉब्लम है तो सॉर्बिट्रेट देनी है, अगर एंजाइना पेन उठा है तो 90% तो डॉक्टर हमारे हिंदुस्तान के घर के लोग हैं। और किसी घर में ढेर सारे बुढ़े घूसट हैं, मतलब बूढ़े लोग ज्यादा हैं, तो समझ लीजिए सर्जरी छोड़ के उसको सारी डॉक्टरी आती है। अभी भी नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। हाँ प्रियंका जी क्या बोली? अच्छा ये बदतमीज आदमी है। हाँ टेबल के ऊपर पैर रख के बैठा, बदतमीज आदमी, सही बात है। चलिए, हिंदू धर्म में तो दुकान के काउंटर को और ऑफिस के टेबल को शिव जी की गद्दी बोला जाता है। एक बार मेरी ऐसी गलती हो चुकी थी पापा के ऑफिस में। वो मार डांट खाए थे, मार नहीं खाए थे, डांट खाए थे उस दिन। पहली गलती थी ना। और बताया था पापा को भी मारे ही नहीं, जब डांटते थे हमेशा ही बोलते थे ठीक है मत पढ़ो, दुकान पे आके झाड़ू पोछा लगाना, नौकर को हटा देंगे। हाँ भाई, डन दिस? समझ में आ गया? पक्का? चलिए आगे चलूं। नेक्स्ट, ह्यूमन इंपॉर्टेंस, कॉमन सेंस की बात। टाइपराइटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसको चलाने वाला? चलाने वाला। कंप्यूटर जिसमें ऑटो कैड, ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, दैट इज इंपॉर्टेंट, और द पर्सन हु विल बी रनिंग दैट सॉफ्टवेयर इज इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, हु विल बी रनिंग। अगर आपके स्कूल में क्लास 6 में एक मैथ्स का टीचर चाहिए, दो कैंडिडेट्स के बीच में स्कूल को डिसाइड करना है। एक अनमैरिड लेडी है और एक मैरिड लेडी है। समझना क्या? अनमैरिड वाली ने PhD भी की हुई है, मैरिड वाली ने MSc मैथ्स किया हुआ है, सो कॉल्ड B.Ed भी किया हुआ है। स्कूल को अगर आपसे डिसीजन लेना हो कि हम किसको सेलेक्ट करें, तो आपका जवाब क्या होगा? अनमैरिड वाली कभी ना सेलेक्ट करना, उसकी शादी हो जाएगी और वो चली जाएगी। और PhD है तो स्कूल में तो रुकेगी ही नहीं। तो किसको सेलेक्ट करना है? मैरिड। थोड़ा मम्मी वाला टच भी होगा, बच्चों को संभाल भी लेगी। अनमैरिड वाली खुद ही बुद्धि से सो कॉल्ड परेशान होगी, 10 जगह उसकी मम्मी डेली स्कूल जाने के बाद बोलनी है तुम्हारे लिए फोटो आई है देख लो जरा, सारा गुस्सा स्कूल में बच्चों के ऊपर निकलेगा। इज दैट अंडरस्टूड? अप्रेजिंग, जब आप किसी को भी अप्रेज करें बट आपका बजट कॉन्स्ट्रेंट है, आप ज्यादा उसको इंसेंटिव नहीं दे पा रहे हैं, तो आप एक काम करिए, इंसेंटिव बिल्कुल भी मत दीजिए फिर, और आप उसका प्रमोशन कर दीजिए। व्हाट? प्रमोशन। और बोलिए कि तुमको इंसेंटिव अगले साल देंगे। बट अगर वो इंसान पैसे का भूखा है तो आप उससे पूछ सकते हैं भाई इंसेंटिव चाहिए कि प्रमोशन चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है, पैसे का भूखा है तो क्या मांगेगा? इंसेंटिव। तो आप इंसेंटिव दे सकते हैं। एंड देयर आफ्टर अगर स्किल कमजोर है और स्किलफुल बनाना है तो उसे क्या देनी पड़ेगी? ट्रेनिंग। ऐसा स्कूलों में आजकल बहुत चलता है, नया सब्जेक्ट आया, समझ में आ गया, टीचर भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। नए तरीके के बच्चे हैं। हमारी जनरेशन में एक वो दिल्ली दूरदर्शन होता था बचपन में, छठी सातवीं में आए तो ZTV आता था 3 घंटे के लिए। इंटरनेट तो सुपर लग्जरी होता था उस जमाने में। आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, 250 ग्राम, 700 ग्राम, इंस्टाग्राम, ये सब प्रॉब्लम है। अब इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंस्टाग्राम में बच्चे ने स्टोरी लगा दी, लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। अच्छा लाइक कर दिया तो समस्या क्या है? यार कमेंट नहीं आ रहा है। अब उसी को लेकर टेंशन में चल रहा है। तेरी स्टोरी पे 25 लाइक है, मेरी में तो 5 भी नहीं हो पा रहे। तेरी में 1 करोड़ लाइक है, मेरे में 10 लाख हो गए। ये भी एक कॉज ऑफ डिप्रेशन बन गया है।
इज दैट क्लियर? रात को सोते सोते ऐसे ऐसे कर रहे हैं, समझ में आ गया? पापा सोच रहे हैं कत्था लगा रहा है पान की दुकान पे, रील देख रहा था दिन भर। तो भाई आज के बच्चों के अंदर बहुत डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं, और उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाया जाए? अब मारपीट को तो नहीं हटा सकते ना, पता लगा ज्यादा बोल बाल दिया, मारपीट लिया, आत्महत्या कर ली, टीचर फंस गया बेचारा। तो भाई थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा, थोड़ा प्यार से बात करनी पड़ेगी। और उसके बाद भी अगर बच्चा ना समझे तो भैया जय माता दी, तुम अपना समझ लो, हमारी तनख्वाह आ रही है। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाते हैं टीचर्स के कि कैसे बच्चों को, सॉरी, इन दलिद्रों को, टीचर्स को डील करना है। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? नहीं आई बात? आ गई बात? चलिए। सो हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सोनल। कॉम्पिटेंट पर्सोनल मतलब जिनको सेलेक्ट किया उनकी रेसिंग होगी, कंपटीशन होगा? नो, जो सबसे अच्छा करे। इसीलिए आज आप इंडिया के टॉप मोस्ट एमबीए इंस्टीट्यूट्स में चले जाइए, सॉरी दे आर नॉट आईएम्स, इट इज आईएसबी हैदराबाद टाइप इंस्टीट्यूट्स, या एफएमएस न्यू दिल्ली की आप बात करें, तो इन इंस्टीट्यूट्स में भी कंपनीज जब बच्चों को रिक्रूट करती हैं, उसके बाद रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है चिल्ड्रन, इनका एक रिटन टेस्ट होता है। जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई किए उनका ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा, तब जाके उनको ऑफर लेटर मिलेगा, और उसके बाद भी 6 से लेकर 9 महीने तक की ट्रेनिंग होगी। क्योंकि जो पढ़ के आए थे अपने एमबीए या बीटेक में, 90% वो चीज मार्केट में एक्सटिंक्ट कर गई है, उसका कोई काम है ही नहीं। तो 10 साल पहले जिन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया, वो इस समय सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि दुनिया कहां मूव कर गई? एआई पे। तो आप कितना अच्छा सिंटैक्स देकर एआई बना पा रहे हैं, उस बेसिस पे हमारी दुकान आप चला पाएंगे, तो हम उसको हायर करने आए हैं। हमको नॉर्मल कोडर नहीं चाहिए, नॉर्मल कोडिंग तो एआई कर देगा। अभी भी नहीं समझ में आया? अभी आपने देखा होगा मैंने अपने चैनल में 3-4 सो कॉल्ड स्मॉल क्लिप्स इंट्रोड्यूस की, और आपको लग रहा होगा सर ने बड़ी मेहनत की है। 1 से 1.5 मिनट की मेहनत थी बस। मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भैया गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर वीडियो बना दो, 12 मिनट के अंदर वीडियो बन के चला आया। फिर मेरे को उसमें परमिशन दी गई, आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर दीजिए। तो लास्ट में नालायक बोल नहीं रहा था लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तो मैंने उसमें वो ऐड कर दिया। फिर मेरे को लग रहा है ये कुछ बकवास भी कर रहा है, तो मैंने अपने नोट्स को कॉपी करके पेस्ट किया, मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो एग्जैक्टली वही चला आया। 2 साल रुक जाइए बच्चों, ये जितने एक्टर और एक्ट्रेस हैं हनुमान मंदिर के सामने भीख मांगेंगे। चिल्लड़ इकट्ठी कर लीजिए, न्यू कंपनी इज कमिंग विद द सॉफ्टवेयर कॉल्ड सोनार। सिर्फ पैरामीटर्स डाल दीजिए, पूरी 3 घंटे की थ्रिलर, रोमांटिक, क्लाइमैक्स जैसी मूवी चाहिए, जिस कैरेक्टर के चेहरे से चाहिए, मिल जाएगी। मेरी बात पे भरोसा ना हो तो वो एक पगलुआ ध्रुव राठी है ना, हिंदुस्तान का अलकायदा, उसकी वीडियो, उसका दिमाग सटक गया उसका, वो जर्मन औरत से शादी कर लिया है, होम्योपैथिक जर्मन दवाइयां ले रहा है, वो पगला गया थोड़ा सा। उसका एक वीडियो मैंने देखा था, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो आप लोग को देख के लगा होगा कि मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो बनाने टाइम कितना लग गया? 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट भी नहीं। तो मैं 1 मिनट शॉर्ट वीडियोस पे काम करूंगा, ताकि अगर आपको कोई रिवाइज करना हो तो झटपट रिविजन के लिए मिल जाए। समझ में आ गया? तो अब ये काम तो कोई भी कर सकता है, क्या इसमें बहुत अच्छे टीचर की जरूरत है? नो। तो मेरा तो भैया 10-15 साल बचा है, जो अभी नए नए टीचर बनने वाले वो बना समझ लें जिंदगी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो ये है। तो अब नौकरी किसको मिलेगी? जो बहुत कॉम्पिटेंट होगा। और मेरे को ये बात आज नहीं पता थी, मैंने 5 साल पहले कुछ टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यूज देखे थे, और वहां ये बात आई थी, जो रिपीटेड जॉब्स हैं वो रोबोट करेंगे। कौन करेंगे? रोबोट। जो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंडेंट है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट डिलीवरी डिमांड करेंगे। समझ में आ गया? वो उसके लिए ही ह्यूमन बींग चाहिए बस। तो आने वाले समय में मैं बात कर रहा हूं एलजी के 15 साल पहले हाई फाई होम की, सारे अप्लायंसेस वाईफाई से कनेक्टेड थे। आप ऑफिस में बैठे बैठे वॉशिंग मशीन को इंस्ट्रक्शन देंगे और वो कपड़ा धुल देगी। और वो रियलिटी हो चुकी है बेसिकली, जिसको हम आईओटी बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है मान लीजिए, तो आप कोई भी एआई मॉडल ले लीजिए और लिखिए एक्सप्लेन विद द इंपॉर्टेंस ऑफ सो कॉल्ड स्टाफिंग, वो दनादन आपको एग्जांपल देता जाएगा। तो मैंने सिर्फ इतना एआई को, इन वीडियो एआई को कमांड दिया कि भाई गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दो, तो उसने खुद ही पर्सनल रियल किया, एग्जांपल भी खुद ही दे दिया। सपोज यू बॉट अ मोबाइल फोन और अ टाइपराइटर, तो टाइपराइटर इज कमिंग इन डेबिट एंड योर कैश विच इज गोइंग आउट इज क्रेडिट। काम खत्म। समझ में आ गया?
सर तो ये बड़े हाई फाई बच्चों के लिए है, नॉर्मल वालों को तो वैसे भी क्लास में कुछ नहीं समझ में आता है, वो तो सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए आते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब तक आप सुपर कॉम्पिटेंट नहीं है बच्चों, आप कितना भी एमबीए पीएचडी कुछ कर लीजिए, कटोरा लेके भीख मांगने से ज्यादा आने वाले 10 साल के बाद इन पीएचडीज की हैसियत नहीं होगी। समझ में आ गई बात? इसीलिए कहता हूं बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए और बहुत पढ़िए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए भाई, कॉपी कर लिया सबने इसको? तो हम ह्यूमन इंपॉर्टेंस को, सॉरी एलिमेंट को इंपॉर्टेंस देंगे, मशीन वगैरह से हमसे कोई मतलब नहीं है। चला जाए बच्चों आगे, चलिए। असिस्ट इन कॉम्पीटिंग। आप मेरे को बता सकते हैं बच्चों कि अगर दो लोगों को नौकरी मिले, सॉरी, अगर एक इंसान को ऑफर मिले कि तुम गूगल में काम करोगे या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करोगे या इंफोसिस में काम करोगे या तुम विप्रो में काम करोगे या एचसीएल में काम करोगे या तुम माइक्रोसॉफ्ट में काम करोगे, वो इंसान कहां पे हामी भरेगा पता है आपको? गूगल। क्यों? सारी फैसिलिटी। अरे जहां सारी फैसिलिटी होती है उससे भी ज्यादा फैसिलिटी है। सिर्फ बच्चा आपको पैदा करना है अपना, उसके बाद की सारी जिम्मेदारी किसकी है? गूगल की है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? बच्चों के लिए क्रैचेस हैं, सुबह लोग निकले ऑफिस के लिए, घर से एकदम भूखे पेट, वहां पे बढ़िया नाश्ता वाश्ता टनाटन मिलेगा। आप शॉर्ट्स पहन के जाए या 3 पीस सूट पहन के जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इजिएस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बेस्टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विद इज व्हाट? गूगल। किसी दिन मन नहीं ऑफिस जाने का, रिश्तेदार आ गए, घर में साफ सफाई करनी है, जमादार भाग गया, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं आप। इन सब के साथ क्या है? ये गूगल का 10% है, गूगल का 10% है। तो गूगल अपने एम्प्लॉय की औकात समझता है, बट ये अपने एम्प्लॉय की औकात कम समझते हैं। क्या समझते हैं? कम समझते हैं। बात समझ में आई कि बिल्कुल भी नहीं आई? खोपड़े में बात गई? झटपट लिख लीजिए। सो कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशंस, सबके पास सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप दो कंपनीज की बात कर लीजिए, मैंने विप्रो लिखा है तो मैं आगे लेनोवो लिखने से नहीं चूकूंगा। विप्रो और लेनोवो बच्चों, इनका जन्म एक साथ हुआ, जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया की और चाइना का ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम। विप्रो सिर्फ ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑफिस ऑटोमेशन एंड लाइटिंग प्रोडक्ट्स इसमें रह गया। पहले इनका आईटी बिजनेस भी बहुत बढ़िया था, बट सुपर फ्लॉप हो गया। बट लेनोवो आगे चला गया, क्योंकि इन्होंने जिस देश से बिजनेस स्टार्ट किया उस देश ने काफी इनको बेनिफिट दिए। विप्रो को उनके बेनिफिट्स उतने मिले ही नहीं। तो दो स्कूल होते हैं बच्चों, बिल्डिंग, सिलेबस, टीचर्स, सबकी क्वालिफिकेशन सेम है, बट क्यों एक स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और दूसरे स्कूल का एकदम टाइम पास, जहुआ भर फेल, भयंकर कंपार्टमेंट? रीजन बीइंग उस सक्सेसफुल स्कूल का और बर्बाद स्कूल का क्या सिस्टम, क्या डिफरेंट था? सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? सो ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टाफ एफिशिएंट होगा, 70 बच्चे भर दिए एक क्लास में भैया, कुत्ते बिल्ली की तरह भरे हुए हैं, क्या टीचर ध्यान दे पाएगा? नो। हर क्लास में, हर टेस्ट में ये देखा जाए किस सब्जेक्ट में बच्चा कैसा है। भाई इंग्लिश में कैसा है, मैथ्स में कैसा है। पता लगा इंग्लिश बहुत अच्छी थी, मैथ्स एकदम बेकार थी, फोकस किस पे करना चाहिए? हाँ, बट हम क्या फोकस करते हैं? इसको टपा दो, ये घोड़ा है, इसको टपा दो, ये घोड़ा है, ये अगली क्लास में जाएगा। अरे तो अगली क्लास में अंग्रेजी का टीचर तो तारीफ कर रहा है उसकी, मैथ्स वाला क्या कह रहा है? ये डपोड़ संघ को क्या आता नहीं है क्या? 10वीं का रिजल्ट आ गया, कितना परसेंट नंबर आया सर? 92%। जब टीचर ने पूछा बेटा अलग अलग सब्जेक्ट में, जिस उपभोक्ता से आप बात करना चाहते हैं उन्होंने आपकी कॉल काट दी है, क्योंकि उनके नंबर आपकी पूछे जाने वाली औकात अनुसार नहीं आए हैं। अब इसके नंबर देखिए कितने आते हैं। इंग्लिश में 95, ठीक है। सोशल स्टडीज में 90, 10वीं का रिजल्ट है ये। साइंस 96, सीबीएसई का था, लॉलीपॉप। मैथ्स में 45 नंबर, फिर साथ में योगा होगा भी कुछ लिया हुआ था, उसमें भी 98। हिंदी पंडितों के खानदान तक लगता है, 100 आ गया। अब इसने अपना परसेंटेज निकाला और मैथ्स को छोड़ दिया। अब ये जाता है स्कूल पूरे खानदान के साथ, और स्कूल को कंपेल करता है कि क्योंकि मेरे खानदान में कोई इंजीनियर नहीं बन पाया, औकात तो मेरी भी नहीं है, बट मेरे माँ बाप चाहते हैं, क्योंकि मेरा परसेंटेज कितना है? 92, तो मेरे को कौन सा सब्जेक्ट दे दिया जाए? पीसीएम विद कॉमर्स। वेरी गुड। पीसीएम विद, गलती से निकल जाता है,
पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस। अब ये पीसीएम विद कंप्यूटर में लेके 11वीं में फेल होएगा, क्योंकि इसके मैथ्स में नंबर कितने हैं? 45। इज दैट क्लियर? पेरेंट्स को स्कूल समझा रहा है, बट पेरेंट्स समझने को तैयार नहीं है। अरे मैडम जी साइंस में तो अच्छा है ना। अरे कौन सी औकात की तुम साइंस पढ़े हो? तो आप बच्चे को न्यूटन का 3 प्रिंसिपल नहीं आता है, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को उसने सुना ही नहीं आज तक। वो बॉयल्स लॉ का मतलब समझता है अंडा उबल रहा है, और चार्ल्स लॉ का मतलब चार्ली चैप्लिस्टो का कुछ नहीं आता उसको। और आप क्या चाहते हैं उसको? इंजीनियर। तो वो किसी XYZ डपोर्सन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज से बीटेक कर लेगा, शादी भी उसकी हो जाएगी, और एक नट बोल्ट ना समझ पाएगा कि क्लॉकवाइज टाइट करना है या एंटी क्लॉकवाइज। ये है देश का एजुकेशन सिस्टम। इस दलिद्र को अगर छठी क्लास में ही रोक दिया होता और रिपीट करवाया होता, तो आज ये दिन देखने की नौबत आती ही नहीं। बट सरकार ने कानून बना दिया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू गेट फ्री, मेरे पापा ऐसे हैं, अच्छा ठीक है, एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो 8वीं तक आप किसी को फेल नहीं कर सकते। आप उसके पिताजी के नौकर हैं, वो दहेजू छात्र है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? खोपड़े में बात गई। और झेलता कौन है? बेचारा 9वीं 10वीं का 11वीं का टीचर। तो कमजोर नींव है, हम पुताई कहां कर रहे हैं? छत पे। समझ में आ गई बात? अपने बच्चों पे ध्यान दीजिएगा जब कल को पेरेंट्स बनेंगे तो। चलते हैं आगे बच्चों। कॉपी कर लिया सबने? कॉपी कर लिया सबने? चलिए भाई, स्टाफिंग का प्रोसेस झटपट इसको कॉपी करें, नटशेल में आज एक्सप्लेन करूंगा और पूरा अगले टर्न पे। तो सबसे पहला काम, अब मूवी जरूर दिखिएगा स्पेशल 26, और घर वाले अगर मना कर तो कह दिएगा होमवर्क मिला, असाइनमेंट है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रेट डालने के लिए कितने लोग चाहिए हमको। इज दैट क्लियर? देयर आफ्टर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा, उसके थ्रू हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे। जो फर्जी टाइप के एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, हमने मिनिमम ग्रेजुएट मांगे हैं, बट ये 12वीं पास वाले भी अप्लाई कर दिए हैं, इनको हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। समझ में आ गया? मतलब लिस्ट बनाएंगे शॉर्ट, फालतू फॉर्म बाहर। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे किसको हमको रिटन टेस्ट कराना है, किसका इंटरव्यू कराना है, किसका ग्रुप डिस्कशन कराना है, किसके लिए तीनों काम करना है। डिपेंड करता है आप काम क्या कराना चाहते हैं। ये सारी हरकतें किस में आ जाएंगी बच्चों? रिक्रूटमेंट। मेनी अ टाइम्स ये कंपनी के अंदर से भी होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, मेनी अ टाइम्स बाहर से लोग लेते हैं, इट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो रिटन टेस्ट हो गया मान लीजिए सबका, ग्रुप डिस्कशन हो गया, पर्सनल इंटरव्यू हो गया। अब आप क्या करेंगे? 100 लोग ने अप्लाई किया था, 40 लोगों को आपने सेलेक्ट किया, इसमें से आपको 15 हायर करने। कितने? 15। तो जो 40 थे ये सिलेक्शन होगा इनका। क्या होगा? इसमें से 15 को आप फाइनली शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनको भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए, कि आपकी कंपनी में जो काम होता है वो उसको समझ पाए। 6 महीना, 8 महीना, साल भर, लाइकवाइज। दैट इज कॉल्ड एज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिर टाइम टू टाइम हम नई चीजों पे उनको ट्रेन करते रहेंगे ताकि उनकी स्किल और डेवलप हो। फिर जब उनका जॉब अब लग जाएगा, टाइम टू टाइम विल सी टू इट कि उनका आउटपुट क्या है, काम कैसे कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली सैलरी, इंसेंटिव, ये सब उनको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंगली दोज हु आर बेस्ट उनका प्रमोशन, और जो भ्रष्ट हैं उनका डिमोशन। और सैलरी वगैरह कैसे डिसाइड करेंगे? दैट इज कॉम्पनसेशन। समझ में आ गई बात? पक्का? और इससे भी ढेर सारी चीजें, किस एम्प्लॉय से किस तरीके का काम करवाना है, वो सब चीजें जो बैकग्राउंड में चलती हैं, उन सबको आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर लाते हो। तो स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये सब स्टाफिंग के प्रोसेसेस हैं। ये पहला और ये आखिरी। ये नहीं पहले मैंने तनख्वाह मिली भाग लिया वहां से। इज दैट क्लियर? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट।